नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनु। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कैनन की 2200-3300 मशीन में मेन असेंबली का जब गियर कट जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, या जैसे कि आप देखेंगे कि अभी हम कॉपी एक निकाल के आपको दिखाएंगे इस मशीन में क्या दिक्कत आ रही है। इस मशीन में जब कोई कॉपी निकालते हैं तो बीच में मैटर सिमिट सा जाता है, जैसे जिटरिंग आ जाती है प्रिंट में, जैसे कि आप देख सकते हैं गौर से। तो कहीं कहीं पे बीच बीच में कट की आवाज़ आती है मशीन में, और प्रिंट आपका जिटरिंग आ जाती है, प्रिंट के अंदर जिटरिंग आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीचों बीच में मैटर एक ही में चिपक गया है। तो ये दिक्कत आपकी मेन असेंबली की होती है, जो पीछे मेन असेंबली लगी होती है। अगर उसमें कोई गियर कट जाता है तो ये प्रॉब्लम आपकी मशीन में आती है। तो आज हम सीखेंगे कि मेन असेंबली का गियर कैसे निकाला जाए, कैसे चेंज किया जाए। तो सबसे पहले हम मशीन को ऑफ़ करेंगे, और मशीन को ऑफ़ करने के बाद हमको पीछे मशीन में आना है। मशीन के पीछे आने के बाद पीछे जो पैनल आपका होता है वो पैनल को आपको निकालना होगा। मेटल का जो पैनल होता है, मैंने पहले से ही पेंच खोल रखे हैं। 4 या 5 पेंच जो भी लगे होते हैं, 2, 3, 4-5 जितने पेंच लगे होते हैं, ये खोलने के बाद ये जो मेटल का या लोहे का पल्ला है, इसको निकाल के आपको किनारे रख लेना है। तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या आपको खोलना है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ये मेन असेंबली का पूरा सिस्टम है। पीछे बीचों बीच में जो लगी हुई है ये मेन असेंबली है, ये आपको बाहर निकालनी है। इस असेंबली को बाहर निकालने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि कहाँ से क्या खोलना है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले पैनल मैंने खोल लिया है। उसके बाद आपको ये प्लास्टिक का जो पैनल देख सकते हैं बाईं तरफ लगा हुआ है, इसमें जितने पेंच आपके लगे हैं ये सारे पेंच आपको खोलने होंगे। और खोलने के बाद ये पैनल आपको आराम से निकाल लेना है। निकालने से पहले ध्यान दें कि ये जो राइट डोर होता है, राइट डोर ज़रूर खोल लीजिएगा, वरना झटके से कई बार खोलने से टूट जाता है ये। और ये जो पैनल आपका है, ये निकालने के बाद ये जो सामने एक बॉक्स दिख रहा है सिल्वर कलर का, इसमें जितने पेंच लगे होते हैं, 4 या 5 जितने पेंच लगे हो, एक एक करके आपको खोलना है। और खोलने के बाद उस बॉक्स के अंदर के सारे कनेक्शन निकालने हैं। इसको फेरी बोर्ड कहते हैं। फेरी बोर्ड बेसिकली मशीन का इमेज प्रोसेसर बोर्ड होता है। ये दरवाजे की तरह खुल जाता है बोर्ड पैनल, और पैनल खुलने के बाद साइड से आराम से आपको निकाल लेना है। और ये जो हार्ड डिस्क ऊपर दिख रही है, इसमें जितने पेज आपके लगे हुए हैं 4 या 5, एक एक करके खोलना है और हार्ड डिस्क को आराम से निकाल लेना है। ये मैंने पहले से ही ऑलरेडी खोल रखा था। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्किप करके देखने से जो मेन चीज़ें रह जाती हैं मशीनों में, फिर उसके चक्कर में वायरिंग आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है या टूट जाती है। तो वो पल्ला हटाने के बाद ये जो डीसी बोर्ड है, मदर बोर्ड, इसमें ऊपर 2 पेंच, एक नीचे पेंच, 3 पेंच लगे होते हैं। और ध्यान रहे इस बोर्ड को इंगेज करना है आपको, मतलब कि फेरी बोर्ड से डिस्कनेक्ट करना है। 2 पेंच ऊपर और 1 पेंच नीचे, जैसे कि मैंने पहले बताया था। 3 पेंच खोलने के बाद इस मदरबोर्ड को आपको हल्का सा राइट साइड पे खिसकाना होगा। ध्यान रहे ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेरी बोर्ड निकालने के चक्कर में इसके जैक टूट जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये काम करना है। ये फेरी बोर्ड है आपका, और जो उसके साइड में राइट साइड पे है ये डीसी बोर्ड है। डीसी बोर्ड को जब तक ये आप निकालेंगे नहीं, तब तक ये फेरी बोर्ड आपका नहीं निकलेगा। तो ये जो छोटा सा कनेक्टर आप सामने देख सकते हैं, ब्लैक कलर का जैक है, ये का जैक, यहीं से ये आपका ये डिस्कनेक्ट होगा। 3 से 4 पेज पे ये आपका कसा होता है। पूरा बोर्ड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको 4 पेज खोलना है और उसको हल्का सा राइट साइड पे खिसका देना है ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे मैंने इसको खिसकाया और ये फेरी बोर्ड से फ्री हो गया है। और ये जो फेरी बोर्ड में आपको जितने भी कनेक्टर दिख रहे हैं, येलो कलर के या ब्लू कलर के, या जितने भी कनेक्टर हैं, एक एक करके क्लिप दबा के निकालना है। बहुत ही आराम से आपको कनेक्टर निकालना है। कोई भी कनेक्टर को बहुत ताकत से खींचना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार भी कोई वायरिंग आपकी निकल जाएगी तो फिर लगने में काफ़ी दिक्कत होती है।
तो जहाँ पे देखिए क्लिप लगी हुई है उस क्लिप को मेटल पार्ट पे दबाएं और अपनी तरफ खींच लें। और जो नॉर्मल येलो कनेक्टर होते हैं उसमें क्लिप नहीं लगी होती, उसको आपको पकड़ के आराम से खींचना है। जितने भी आपके ऊपर दिख रहे हैं छोटे जितने कनेक्टर हैं, येलो वाले कनेक्टर हैं, इसमें कोई क्लिप नहीं लगी होती, इसको आप आराम से बिल्कुल बराबर से पकड़ के खींचना है। एक कनेक्टर पकड़ के नहीं खींचना है कोई का भी। तो जैसे कि ये कनेक्टर आप देख सकते हैं, जो ये येलो वायरिंग आपकी आई है, ये डिस्प्ले की वायरिंग है, इसको बिल्कुल मेटल पार्ट से बिल्कुल चोटी की तरह पकड़ करके खींच लेना है। और ध्यान रहे ये जो कनेक्टर है जो इस साइड पे आप देख रहे हैं, जो डार्क कलर का है, ये ग्रे कलर का, ये बहुत ही हल्के कनेक्टर होते हैं। इनको निकालने के लिए ध्यान रहे कि 2 कनेक्टर होते हैं और दोनों कनेक्टरों में एक साथ सारी वायरिंग पकड़ना है आपको और हल्के हल्के हाथों से खींच लेना है। ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। 2 कनेक्टर होते हैं, एक एक करके निकालना है। जितने वायर उसमें लगे होते हैं 4 या 5, उन वायरों को पकड़ के एक साथ खींचना है और एक साथ खींचने के साथ ही वो कनेक्टर आपका बाहर आएगा। काफ़ी हल्के कनेक्टर होते हैं। उसके बाद जितने भी आपको साइड में कनेक्टर दिख रहे हैं, येलो कलर के, ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के, वो सारे एक एक करके आपको निकालने हैं। निकालने के बाद ये फेरी का जो बॉक्स है, साइड में आप देख सकते हैं 2 पेंच नीचे लगे हुए हैं और ऊपर भी पेंच लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, तो उसमें दिखाई देगा कि ये बॉक्स कैसे आपका बाहर आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। और थोड़ा सा कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है। ये वायरिंग जो मैंने निकाली थी वो सब राइट साइड पे कर दी है। वहाँ पे एक जैक होता है, उस जैक से साइड में कर देना है, जैक को उठा करके। और ये बॉक्स हमारा फ्री हो चुका है और आराम से इस बॉक्स को, पूरे बॉक्स को साइड में रख लेना है। और ऊपर डीसी बोर्ड जो लगा हुआ उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नीचे आपके सप्लाई या कंपोजिट पावर सप्लाई लगी होती है, वो आपको 2-2 पेंच जो भी वहाँ पे लगे हैं उनके पेंच आपको खोलने हैं। और खोलने के बाद वो यूनिट आपको निकालनी नहीं है, केवल पेंच आपको खोल के उसको लूज़ करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि कौन सा पेंच है, कहाँ पे खोलना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कौन सा पेंच कहाँ से खोलना है। तो हम आपको पहले दिखा देते हैं कि कौन सा पेंच है जो आपको मैं बता रहा था। इसके लिए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर ये आपका छोटा सा मिनी फिनिशर का बोर्ड अगर लगा हो तो उसको ज़रूर निकाल लीजिएगा। इसको अगर आप निकालेंगे नहीं तब तो मेन पावर सप्लाई अपनी जगह से नहीं हिलेगी, जो कि मेन असेंबली के जस्ट पीछे होती है। तो 2 पेंच केवल आपके इस बोर्ड में लगे होते हैं। ये बोर्ड फिनिशर का बोर्ड होता है, कई कई मशीनों में लगा भी नहीं होता है। तो ये फिनिशर का बोर्ड आपको 2 पेंच से केवल खोल करके अलग कर देना है। और जो मेन सप्लाई जो आपको इसके पीछे दिख रही है, वहाँ की केवल बॉर्डर के पेच जो मशीन के बॉर्डर पे लगे होते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे, केवल वो खोलने हैं। वो खोलने के बाद ये मेन सप्लाई आपकी फ्री हो जाएगी। फ्री का मतलब है कि अपनी जगह से हिलने डुलने लगती है, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने फिनिशर वाला बोर्ड निकाल दिया है। और निकालने के बाद ये जो 2 बॉर्डर में पेच लगे हैं, ये बॉर्डर में पेच, 2 पेंच केवल आपको ये खोलने हैं। और सामने भी एक 2 पत्ती पे पेंच लगे होते हैं, वो खोलने के बाद ही आपका ये पावर सप्लाई अपनी जगह से फ्री हो जाएगी। केवल 2 पेंच ही आपको खोलने हैं। और सामने पत्ती एक लगी हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो जब 4 पेंच आप टोटल खोलेंगे तो ये मेन सप्लाई आपकी अपनी जगह से हिलने लगेगी। और उसको आपको पूरी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मगर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक पेंच ये लगा हुआ है बेस के ऊपर, जो बेल्ट है आपकी, और दूसरा पेंच आपका ऊपर ही लगा हुआ है। मगर ये जो पेंच है, ये पेंच कंपोजिट पावर सप्लाई का है। ये केवल 3 पेंच पे आपकी रुकी होती है। जो सबसे पहला पेंच आपका है वो नीचे का एक पेंच और ऊपर 2 पेंच लगे होते हैं।
ये पेंच आपकी मेन असेंबली में ही कसा हुआ होता है, इसीलिए इन पेंचों को खोलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन पेंचों को नहीं खोलेंगे तो आप मेन असेंबली नहीं निकाल सकते। तो ध्यान रहे, इसको खोलने के लिए मैग्नेट का पेचकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मैग्नेट का पेचकस ना हो तो आप इसको मत खोलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नॉर्मल पेचकस से खोलते हैं तो पेंच अंदर गिर जाते हैं और फिर वो बाद में दिक्कत करते हैं। तो ये मैंने कंपोजिट के भी पेंच खोल लिए हैं और हमारी असेंबली पीछे लगी हुई है, उसमें भी पेंच लगे हुए होते हैं, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। मगर सबसे पहला काम है कि ये पेंचों को खोलना। जब तक कि आप इन पेंच को नहीं खोलेंगे तब तक कि असेंबली को बाहर नहीं कर सकते। नीचे से थोड़ा सा हाथ लगा करके आपको उठा करके फ्री कर देना है कंपोजिट पावर सप्लाई को। हल्का सा पेचकस डालेंगे आप तो उसको फ्री कर देंगे, ढीली कर देना है केवल आपको। और इसी तरह ही मेन पावर सप्लाई को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेना है। पूरी बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। और ये जो सामने पत्ती दिख रही है आपको, मेटल की पत्ती एक, उस पर भी एक पेंच लगा हुआ होता है। मेन असेंबली का गियर जो अंदर लगे होते हैं वो प्लास्टिक के गियर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब असेंबली जाम होती है तो प्लास्टिक के गियर कट जाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा गियर जो कटता है हम आपको वही दिखाएंगे। बेल्ट के ऊपर वो गियर चलता है। और ये हमारी छोटी सी एक पत्ती लगी होती है। इस पत्ती का एक पेंच खोलने के बाद हल्का सा अपनी तरफ खींचेंगे, पावर सप्लाई को अपनी तरफ खींचने के बाद। और ध्यान रहे, जो छोटा सा वॉशर है इसको ज़रूर लगाइएगा। और ये बेल्ट को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा करके इस मोटर को नचाएंगे और ये बेल्ट आपकी गियर से फ्री हो जाएगी। बेल्ट ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप बेल्ट नहीं हटाते हैं और ऐसे खींचते हैं तो असेंबली बाहर नहीं आती। असेंबली केवल 4 पेंच पे ही रुकी होती है, बाकी की चीज़ें ऊपर हटाने के बाद ही असेंबली निकलती है। केवल 4 पेंच, एक ऊपर जो आपने देखा था और दूसरा इस बेल्ट के नीचे एक दूसरा पेंच होता है। ये 2 पेंच खोलना है और इसी के जस्ट राइट साइड पे ऊपर और नीचे 2 पेंच लगे होते हैं। जो तीसरा पेंच है वो काफ़ी अंदर छुपा हुआ होता है। और असेंबली के ये 2 कनेक्टर हैं, इनको तो चाहे आप बाद में निकाल दें चाहे आप पहले निकाल दें। और ध्यान रहे, ये प्लेट बहुत ही हल्की होती है। और ये एक अंदर पेंच लगा हुआ है तीसरे नंबर का, बिल्कुल सिद्धांत पे ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर का पेंच, और एक इस बोर्ड के पीछे एक पेंच लगा हुआ होता है, वहाँ तक कैमरा जाएगा नहीं। अगर आप देख सकते हैं तो जो ब्लैक वाली केबल दिख रही मोटी वाली, इसी के पीछे लगा हुआ होता है। अगर आप इस बोर्ड को हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो दिख जाएगा। तो हम दिखाते हैं आपको। ध्यान रहे, कोई भी कनेक्टर टूटने ना पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि असेंबली को निकालने में कई बार कनेक्टर टूट जाते हैं, कट जाते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि इसमें कई कनेक्टर टूटे हुए लगे हुए हैं, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। ये पेंच है आपका चौथे नंबर का। ये जब आप पेंच निकाल लेंगे उसके बाद आपको ये सामने बेल्ट जो मैंने पहले बताई थी आपको, उस बेल्ट से फ्री करना है और फ्री करने के बाद ही आपको निकालना है। और ध्यान रहे, चटाई को ज़रूर गिराना है और ड्रम यूनिट को, डीपी को थोड़ा सा फ्री ज़रूर करना है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो असेंबली बाहर नहीं आएगी, क्योंकि बेल्ट गियर उसी के अंदर फिक्स रहते हैं। पूरी असेंबली ड्रम यूनिट के चिपकी होती है। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लेना है। फ्रंट पैनल खोल करके थोड़ा सा डीपी बाहर निकाल लेना, थोड़ा सा ड्रम यूनिट बॉक्स को बाहर निकाल लेनी है। और ध्यान रहे, चटाई ज़रूर गिराना है, जो कन्वेयर है उसको ज़रूर रिलीज़ करना है, तभी आपकी ये मेन असेंबली फ्री होगी। और ये फ्री हो गई है पूरी तरीके से, पीछे से भी और आगे से भी मैंने ड्रम यूनिट और कन्वेयर रिलीज़ कर दिया है, बिल्कुल फ्री कर दिया है।
अब आप देख सकते हैं सामने जो मेन असेंबली है, इसको बाहर निकालने के लिए बिल्कुल बराबर से पकड़ना है और ध्यान रहे ये काम आपको बहुत ही आराम से करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार कनेक्टर टूट जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और उसके ऊपर एक छोटा सा कनेक्टर भी लगा होता है डीपी का, येलो कलर का, वो भी निकालना है। वो अब जब आप देखेंगे तो मैंने दिखाया है आपको। और बहुत ही हल्के से वायरों से बचाते हुए असेंबली को आपको बाहर निकाल लेना है। ये आपकी असेंबली बाहर आ गई है, ये मेन असेंबली है, इसी में गियर आपका कट गया है, जिसके कारण वो डबलिंग की प्रिंट आ रही है। और ये जो असेंबली है मैंने पूरी बाहर निकाल ली है। निकालने के बाद अभी हम कोई फ्लैट जगह पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। फ्लैट जगह पे रखने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे गियर निकाले जाते हैं और चेंज किए जाते हैं। और ये मेन असेंबली है, इसी का गियर इसमें कट गया है, असेंबली का गियर इस मशीन में कट गया है। ध्यान रहे कि ये मेन असेंबली खोलना जितना आसान है उतना ही पैक करना कठिन है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तभी आप इसमें हाथ लगाएं, अन्यथा अपने इंजीनियर को बुला के ये काम आप करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ही कठिन काम होता है ये। इसकी असेंबली जितनी ही देखने में आसान लग रही उतनी ही टफ है। ये सामने ऊपर ब्लैक कलर के पेंच आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। केवल 3 पेंच आप खोलेंगे। ये 2 पार्ट में असेंबली होती है। पहला पार्ट अभी हम आपको दिखाएंगे। 2 पेंच ऊपर लगे हुए हैं और 2 पेंच नीचे। 3 से 4 पेंच पे टोटल आपकी हाफ पार्ट इसका खुल जाएगा। ये आपका 2 पेंच पहले ऊपर लगे हुए हैं और तीसरा पेंच ये साइड में। इन पेंचों को खोलना है और खोलने के बाद जो मोटर वाला सेक्शन है इसको आपको बाहर निकालना है। चौथे नंबर का पेंच ये है। ये 4 जब आप पेंच खोलेंगे तो ये मोटर आपकी सामने दिख रही है। ये हाफ पार्ट है इसका, ये आराम से निकल आता है। ध्यान रहे जो गियर जैसे निकाल रहे हैं वैसे ही लगाना है। एक छोटी सी बेरिंग लगी होती है इसके ऊपर। और ये जो मोटा वाला गियर है कई बार ये भी कट जाता है, मगर इसमें ये कटा नहीं है, इसके अंदर वाला गियर कटा है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि कौन सा गियर इसमें कटा हुआ है, तभी आपको समझ में आएगा। अभी हमारा आधा पार्ट खुल चुका है। उसके बाद ये जो आधा पार्ट है इसके अंदर ही मेन सारे गियर हैं। ये बॉक्स के अंदर, छोटे से बॉक्स के अंदर ही सारे गियर लगे हुए हैं, जितने भी गियर हैं प्लास्टिक के। और उसी में ही तीनों बेल्ट लगी हुई हैं। और जो गियर कटा है उसका नाम बेल्ट गियर होता है। बेल्ट में हालांकि और भी गियर लगे होते हैं, मगर वो गियर सबसे ज़्यादा कटता है। 3 पेंच खोलने के बाद ये जो सामने बॉक्स दिख रहा है, असेंबली का बॉक्स, ये आपका हट जाएगा। ध्यान रहे कि इसमें कहीं भी आपको जॉरिक नहीं डालना है। जॉरिक केवल जहाँ पे बेयरिंग दी होती है वहीं पे डाला जाता है। और ये जो स्प्रिंग लगी हुई है इनको ध्यान से देखिएगा। जब तक कि आप स्प्रिंग को नहीं हटाएंगे तब तक की यूनिट आपकी बाहर नहीं आएगी। और मैंने पहले पेंच खोला, उसके बाद स्प्रिंग हटाया, उसके बाद इस बॉक्स को हल्का सा अपनी तरफ खींचा आराम से। अगर आपका बॉक्स ना निकल रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई स्प्रिंग लगी होगी या कोई ना कोई पेंच लगा हुआ होगा इसके अंदर। ये जो सामने आप देख सकते हैं ये बेल्ट ऐसे नाचती है, तो तभी ये गियर आपके चलते हैं। और इसको आराम से हमें खोलना है चारों तरफ से पुश करके। ये आराम से आपकी असेंबली का बॉक्स निकल आया है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं यही गियर है। और इन सभी गियरों को नहीं चेंज करना है, जो कटा हुआ है गियर उसी को ही चेंज करना है। काफ़ी इसमें गंदगी आ चुकी है,
बेल्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कौन सी बेल्ट कहाँ पे निकाली गई है। और ये इस गियर की पुली है, इसमें कोई गियर नहीं कटा है। सभी गियरों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा भी गियर अगर हल्की सी भी दांत उसमें कम हो जाती है तो फिर वो बाद में कट जाता है। पूरी असेंबली खोलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए कोई भी आपको गियर दिख रहा हो उसमें हल्की दांतें हैं या कम हो चुकी हैं तो उसको तुरंत चेंज कर दीजिए। जो गियर आपको चेंज करना है वो ये है जिसमें प्रॉब्लम कर रहा है। इसको बेल्ट गियर कहते हैं। 2328 के नाम से भी ये गियर आता है। इसमें लॉक लगा होता है इस गियर के ऊपर। इस गियर के ऊपर लॉक को सबसे पहले हटाना है। उसके बाद छोटी सी जो बेल्ट दिख रही है आपको, इस बेल्ट को ऊपर की तरफ खींचना है, हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचना है। ये हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचना है और ये गियर और बेल्ट दोनों साथ में बाहर आ जाएंगे। दोनों साथ में ही बाहर आएंगे और ये आपका फ्री हो गया गियर पूरी असेंबली से। असेंबली पे ध्यान दीजिएगा, केवल कपड़े से अगर हो सके तो केवल पोंछना है आपको और ज़ोरिक वहीं पे डालना है जहाँ पे कोई बेरिंग आपकी दी हो। किसी भी क्लच के ऊपर आपको ज़ोरिक नहीं डालना है। और ये गियर आपका कटा है इस मशीन के अंदर। ये गियर आप देख सकते हैं कि जो आगे से धारी काफ़ी हल्की हो चुकी है, जिसके कारण ये स्लिप हो रहा है। जब मशीन हम कॉपी का बटन दबाते हैं तो काफ़ी ये स्लिप होता है। इसकी धारियाँ आगे के साइड से काफ़ी हद तक की कम हो गई हैं। तो ये गियर को लगाने से पहले जितनी भी गंदगी आपकी है इसको साफ़ कर लेना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ज़ोरिक है तो आपको कपड़े के अंदर ज़ोरिक थोड़ा सा डाल करके हल्का हल्के हाथों से रगड़ना है, जिससे गंदगी आपकी तुरंत कट जाएगी। ज़ोरिक डालना नहीं है, क्योंकि ज़ोरिक डालने से कई बार ऐसा होता है कि गंदगी वहाँ पे और आने लगती है। तो इसलिए ज़ोरिक वहीं पे केवल आपको डालना चाहिए जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, जहाँ पे बेरिंग लगी होती है या बुश होता है वहीं पे ज़ोरिक डाला जाता है। प्लास्टिक के गियर में ज़ोरिक नहीं डाला जाता। और अगर आपको ज़ोरिक डालना ही है तो कपड़े में थोड़ा सा ज़ोरिक ले करके और उस रॉड को कायदे से साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद ध्यान रहे कि इसको पोंछिएगा ज़रूर। और ये गियर है बेल्ट गियर, जो कि इस मशीन में गड़बड़ है। ये गियर का नंबर अभी मैं आपको बता देता हूँ। इस गियर को बेल्ट गियर कहते हैं। 2330 मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर क्या है, इसके जो दांत है 2330 है। आगे के जो होते हैं वो आपके 30, पीछे के आपके 23 हैं। 2330 आपके ये गियर होता है, जो कि आप अगर गौर से देखेंगे तो आगे की सॉफ्ट जो पुराने वाले गियर की है काफ़ी हद तक की कम हो गई है, जिसके कारण ये गियर स्लिप हो रहा है। और जो नया गियर है उसकी सॉफ्ट जो आगे की है बेल्ट के ऊपर जो चलती है वो बिल्कुल शार्प है, मोटी है। लगाने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि किसी भी तरह की कोई ग्रीस नहीं लगानी है, क्योंकि जब आप कोई ग्रीस लगाते हैं या कोई ऑयल डालते हैं तो उस समय तो वो फ्री हो जाता है, मगर जैसे जैसे वो ग्रीस या ऑयल वो सूखता जाता है वहाँ पे गंदगी जमने लगती है और गियर टाइट चलने लगते हैं। तो ध्यान रहे कि आपको केवल सफाई करनी है, कहीं पे भी ज़ोरिक में नहीं, मतलब उसमें किसी भी जगह पे ग्रीस या ऑयल नहीं लगाना है। और लगाने से पहले इन सब पुलियाँ, जितनी भी आपकी पुली दिख रही हैं, उनको कायदे से साफ़ कर लेना है, कहीं भी गंदगी ना लगी हो। कुछ गंदगी ऐसी होती है जो चिपक जाती हैं, तो उसको अगर हो सके तो हल्का सा फाइलर लगा करके आप साफ़ करके गियर लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ध्यान रहे कि असेंबली में जो बेल्ट आपने जहाँ से निकाली है वहीं पे लगाइएगा। अगर आप पहली बार असेंबली खोल रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो एक एक करके अगर हो सके तो आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा, तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि तीनों बेल्ट का साइज़ अलग होता है और तीनों बेल्ट का प्रेशर भी अलग होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान खोलते चला जाता है। अगर आपने नए हैं असेंबली खोलने के लिए, तो आप अगर पूरी खोलती जाएंगे असेंबली तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सी बेल्ट कहाँ पे लगनी है। ये अब हमारी असेंबली पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है और क्लीन करने के बाद अब हम गियर लगाएंगे। गियर लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो अब हम सबसे पहला काम है कि वो जो गियर हम लोगों ने लिया था उस गियर को इस
छोटा सा जो बेस है लोहे का, इसके अंदर हमको करना है। और मगर उस बेस के अंदर रखने से पहले जो सबसे छोटी बेल्ट है, उस बेल्ट को उस गियर के अंदर ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से सेट करना होगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे वाला जो छोटा वाला दांत है वहाँ पे आपको रखना है और हल्का सा पुश करके अंदर की तरफ बैठाल देना है। और बैठालने के बाद जो छोटी सी पुली है उसके अंदर आपको हल्के हल्के हाथों से इसको अंदर करना है और साथ ही साथ इस बेल्ट को नीचे वाले गियरों पे भी आपको चढ़ाना होगा, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। आप देखेंगे कि जो नीचे भी गियर लगे हुए हैं, 3 गियर लगे होते हैं, वो गियर जल्दी कटते नहीं है। सबसे ज़्यादा यही गियर कटता है इस असेंबली में, इसको बेल्ट गियर कहते हैं। और जो छोटी सी बेल्ट है वो नीचे के गियरों पे हमको आराम से चढ़ा देनी है। और चढ़ाने के बाद स्प्रिंग इसमें भी एक छोटी सी लगी होती है, वो बाद में लगाएंगे, आपको दिखाएंगे। और याद रहे इस गियर के ऊपर, इस बेस पुली के जिसमें गियर लगा होता है उसमें एक छोटा सा लॉक लगा होता है, वो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कई बार होता है कि वो भूल जाते हैं तो ये गियर पीछे आ जाता है। और उसके बाद लॉक लगाने के बाद हम बेयरिंग वाली, आपकी जो बेयरिंग है छोटी सी बेयरिंग वाला गियर डालेंगे और वो डाल के दिखाएंगे कि आपको ये बेल्ट कैसे टाइट होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। काफ़ी समय के बाद ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। और ये लॉक जो ऊपर लगा हुआ है, मैंने इसको हल्का सा नोज प्लास की सहायता से दबा दिया है। गियर असेंबली में ये बेल्ट गियर में लग चुका है पूरी तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तीनों गियर पे बेल्ट चढ़ चुकी है पूरी तरह से और कहीं से भी लूजिंग नहीं है। बेल्ट हल्की सी लूज लगेगी मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप चटाई को या कन्वेयर को ऊपर उठाते हैं तो टाइट हो जाती है ये बेल्ट ऐसे, तो उसको टेंशन आपको नहीं लेना है। बस ध्यान रहे कि बेल्ट फ्री हो और तीनों गियर पे चढ़ी हो। और उसके ऊपर के जो भी गियर आपके हैं उसको आपको देखना है कि कहीं से कोई गियर कटा तो नहीं है। और ये साथ में बेयरिंग वाली पुली है, इसमें केवल आपको ज़ोरिक थोड़ा सा डालना होगा। आगे छोटी सी बेयरिंग लगी होती है और डालने के बाद हल्का सा रोटेट ज़रूर करिएगा जिससे कि ज़ोरिक पूरा अंदर तक पहुंच जाए। और लगाने के बाद, ज़ोरिक डालने के बाद इसको केवल पुली को नीचे स्पेस बना होता है वहाँ पर इसको अंदर की तरफ डाल देना है। और डालने के बाद ये गियर आपका छोटा सा जो लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग टाइट हो जाएगा। उसके बाद ये 2 नंबर की सबसे बड़ी बेल्ट, सबसे छोटी बेल्ट सबसे नीचे होती है और जो सबसे बड़ी बेल्ट वो बीच में होती है। और जो एक और बेल्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे लगेगी। इसमें जितने गियर हैं इसको बैठाल देना है, बड़े वाले गियर को भी जो हमने खोला था। अब बड़े वाले गियर पे 3 नंबर की बेल्ट लगेगी। ये असेंबली मेरी धीमे धीमे कंप्लीट हो रही है, ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। बेल्ट का खासकर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कहाँ पे बेल्ट लगी हुई है, क्योंकि हल्की सी भी आप जल्दबाजी में बेल्ट भूल सकते हैं कि कौन सी बेल्ट कहाँ पे लगी होगी। सबसे छोटी बेल्ट सबसे नीचे, सबसे लंबी बेल्ट बीच में, और उसके बाद आपकी जो उससे छोटी मिडल बेल्ट होती है वो आपकी बीच में लगेगी। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, इसको पहले आप निकाल लीजिएगा वरना ये असेंबली बैठेगी नहीं, असेंबली का ढक्कन आपका बैठेगा नहीं। पीछे गंदगी हो तो कायदे से साफ़ कर लेते हैं इसको हम। आपकी असेंबली में भी अगर गंदगी हो तो साफ़ कर लीजिएगा। और साफ़ करने के बाद जो है आपको बैठाना है। जो स्प्रिंग मैंने निकाली है अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो स्प्रिंग कैसे लगती है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो असेंबली नहीं बैठती है जल्दी। और ध्यान रहे एक छोटा सा ऊपर कॉपर का बुश लगा होता है, तो बुश ना गिरने पाए। और तीनों बेल्ट अब मेरी देखिए कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हाफ बेस को बैठा लेंगे। हाफ बेस को बैठाने के लिए बेल्ट को टाइट रखना है बीच वाली को, और ये बुश के ऊपर जो कॉपर का बुश है उसके ऊपर रख करके हल्का प्रेस करना है।
कोई भी पेंच आपको पूरा टाइट नहीं करना है। सारे पेंच जो इसमें लगे हुए हैं पहले हल्के हल्के से आपको टाइट करना है। जब पूरा बैठ जाएगी असेंबली फिर ही आपको टाइट करना है। ये हाफ असेंबली आपकी बैठ चुकी है और जो पेंच आपके लगते हैं थोड़े थोड़े से कस देने हैं। कस देने के बाद ही आपको पूरा टाइट करना होगा। ये बेल्ट हमारी निकल आई है। हल्का सा भी अगर आप लूज़ ढीला छोड़ेंगे। और हाँ, ये सबसे मेन जो चीज़ रह गई ये स्प्रिंग जो मैं लगाना भूल गया था। ये स्प्रिंग ज़रूर याद से ध्यान रहे कि लगाना आप ना भूलें, क्योंकि अगर आप ये स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो वेस्ट कंटेनर में टोनर आपका नहीं जाएगा। इस स्प्रिंग को ज़रूर लगाइएगा। ये जो छोटी सी लंबी सी स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग जो वेस्ट कंटेनर के अंदर टोनर जाता है वो गियर यही है। इसी गियर की वजह से ही वेस्ट कंटेनर में टोनर जाता है। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगी होती है तो फिर कट 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 की आवाज़ आती है। तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप फ़ोन से पहले फ़ोटो खींच लीजिए, उसके बाद काम करें। इसमें जो बेल्टें लगी हुई हैं उसको ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि पूरी असेंबली पैक करने के बाद अगर कोई बेल्ट आप मिस कर देते हैं या ठीक से नहीं लगाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है। दोबारा खोल करके चेक करना। तो ध्यान रहे कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। और जब पूरी असेंबली आपकी प्रॉपर बैठ जाए तभी आपको स्क्रू उसके टाइट करने होंगे। तो हमारी हाफ असेंबली बैठ चुकी है। जिसमें गियर कटा हुआ था उसको हाफ असेंबली का जो पार्ट है, अब उसमें हम पेंच लगाएंगे एक एक करके। और पेंच लगाते समय ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एक पेंच को परमानेंट टाइट कस के मत करिएगा, वरना फिर बाकी के जो पेंच हैं वो लगने में दिक्कत होगी और गियर दोबारा भी कट सकता है। तो ध्यान रहे कि जो पेंच आपके लगे हैं 3 या 4 जो भी पेंच आपके लगे हुए हैं हल्का सा लूज़ छोड़िएगा, जिससे कि दूसरा पेंच टाइट हो सके। कई बार ऐसा होता है कि एक पेंच टाइट कर देते हैं अगर, तो बाकी के पेंच कसते नहीं हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 पेंच टोटल लगे हुए हैं इस असेंबली में, हाफ असेंबली में। और इसको मैंने चारों पेंच लगा लिया है। और उसके बाद अब हम बेल्ट खींच करके पहले देखेंगे कि बेल्ट प्रॉपर कहीं फंसी तो नहीं है। और ये ज़रूरी है कि अगर बेल्ट आपकी किसी दूसरे गियर के ऊपर चढ़ जाएगी तो टाइट हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सारे पेंच कसने के बाद बेल्ट को खींचना मत भूलिए। बेल्ट को जब आप खींचते हैं तो सारे गियर आपके नाचते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कोई गियर बैठा है या नहीं बैठा है। ये स्प्रिंग है जो अंदर वाली मैंने निकाली थी पहले। इसको लगाने के लिए पहले आपको अंदर की एक लॉक पुली होती है उसमें फंसाना है, उसके बाद खींच करके बाहर की तरफ के लॉक में सेट कर देना है। ये हमारा अब असेंबली पूरी कंप्लीट हो गई है और अंदर की असेंबली कंप्लीट हो गई जो गियर कटा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बेल्ट खींचने पे सारे गियर प्रॉपर नाच रहे हैं, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है या कोई भी बेल्ट फंस नहीं रही है। तीनों बेल्ट प्रॉपर वर्क कर रही हैं आपकी। और उसके बाद अब हमने जहाँ पे 30 गियर जहाँ पे लगाया था वहाँ पे भी एक छोटी सी स्प्रिंग लगी होती है, तो उसको लगा देने से वो गियर टाइट हो जाता है। उसकी बेल्ट, गियर की जो बेल्ट है वो टाइट हो जाती है। और ये कनेक्टर आपका DP का है, इसको लगाना मत भूलिएगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि आदमी खोल लेता है और ये कनेक्टर लगाना भूल जाता है, जिसकी वजह से प्रिंट नहीं आता है। और ये DP क्लच के बाहर एक छोटा सा बुश लगा होता है, बेरिंग लगी होती है, वहाँ पे थोड़ा सा सॉरी डाल सकते हैं अगर डाल सकते हैं तो। अगर जाम दिख रहा हो तो आप डाल सकते हैं। और ये हमारी बेल्ट प्रॉपर वे में
ऊपर से नीचे आ रही है, कहीं भी फंस नहीं रही है। और ये एक डबल पिन होती है और इसके ऊपर बड़ा सा गियर लगता है 78T 78T इसका गियर का नंबर है। ये भी कई बार कट जाता है तो चेंज करा जाता है ये भी। और याद रहे गियर कभी भी आप लगाएं तो टेफ्लॉन का होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है पूरा सेट ले आते हैं, उसमें से गियर निकाल के लगाते हैं, वो प्लास्टिक के गियर चलते नहीं हैं। इतनी पूरी असेंबली खोलनी पड़ती है, इसके लिए आपको टेफ्लॉन का ही गियर यूज़ करना चाहिए। टेफ्लॉन का गियर काफ़ी लंबे समय तक चलता है, उसकी जो प्लास्टिक होती है वो काफ़ी हैवी क्वालिटी की होती है। और इतना सब खोलने के बाद अगर आप टेफ्लॉन गियर नहीं लगाते हैं तो फिर जो प्लास्टिक का गियर होता है वो बहुत ही जल्दी कट जाता है। अब हमारा ये असेंबली का दूसरा पार्ट है, ऊपर वाला। जो बड़ा सा आपको गियर दिख रहा है उसके अंदर एक छोटी सी बेरिंग लगी होती है 1 इंच के बराबर की, उसमें ज़ोरिक डालना मत भूलिएगा। ये बड़ा वाला गियर पूरी ड्रम यूनिट को नचाता है। और ये जो अंदर मोटर दिख रही है जो मेरे हाथ में है, इसको कायदे से कपड़े से साफ़ करके अंदर इसमें भी एक छोटी सी बेरिंग लगी होती है, वहाँ पे बेरिंग पे ज़ोरिक डाल देंगे आप। और डालने के बाद गियर को नचा के ज़रूर देखिएगा। और ये जो हाफ असेंबली अब मैंने पैक कर दी थी, अब ये पूरी ऊपर वाली फुल असेंबली पैक हो रही है। ध्यान रहे इसमें कोई भी पेंच आपको टाइट नहीं करना है, जो कि मैंने पहले बताया था। पहले आपको ऊपर वाला पेंच फंसाना है और बाकी के फिर धीमे धीमे पेंच फंसा करके बाद में टाइट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ऊपर का पेंच अगर टाइट कर देंगे तो नीचे के जो पेंच है उसमें गैप रह जाता है और वो टाइट नहीं होते दोबारा। तो याद रहे कि पेंच को हल्का सा लूज छोड़िएगा, उसके बाद में जब सारे पेंच आप लगा लें उसके बाद ही पेंच को टाइट करें। और ये असेंबली आपकी जो ऊपर वाली होती है थोड़ी सी आपको लगेगा कि डिसबैलेंस है, बैठी नहीं है, मगर जब आप प्रॉपर इसको बैठा देंगे और जैसे जैसे आप पेच टाइट करते जाएंगे वैसे वैसे ये एडजस्ट होती जाएगी। और इस असेंबली में देख सकते हैं सामने 2 होल दिए हुए हैं, वो होल देखिएगा बहुत गौर से कि वो आउट ना जाए, बिल्कुल होल के अंदर होल रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी होल आउट होता है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो याद रहे कि जो होल है असेंबली के जो पीछे 2 होल होते हैं, अब हम इसको चेक करेंगे, वो होल प्रॉपर बैठने चाहिए। और जब आप पूरी असेंबली बैठा देंगे उसके बाद आपको एक बेल्ट को अपनी तरफ खींचना है, नीचे जो बड़ी वाली बेल्ट है इसको अपनी तरफ खींचना है, देखना है कि प्रॉपर गियर नाच रहे हैं कि नहीं, और मोटर भी नाचनी चाहिए। अगर इसमें से हल्की सी भी बफरिंग की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपकी यूनिट ठीक नहीं बैठी है। और बेल्ट खींच के देखने से पता चलता है कि हमारी असेंबली के गियर प्रॉपर बैठे हुए हैं कि नहीं, या प्रॉपर बेल्ट आपकी सेट है कि नहीं। एक यही बेल्ट है जो बाहर रहती है, सबसे बड़ी बेल्ट यही है, ये बीच में सेट होती है। सबसे छोटी बेल्ट आगे होती है, उसके बाद सबसे बड़ी वाली, और उसके बाद मिडल साइज की बेल्ट। ये हमारी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको लगाएंगे। और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि ये असेंबली कैसे लगी है। तो याद रहे चटाई आपकी जो कन्वेयर है वो नीचे होना बहुत ज़रूरी है। अगर चटाई ऊपर होगी तो असेंबली आपकी बैठेगी नहीं। जो जितनी भी वायर आपकी हैं वो आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई भी वायर इस असेंबली के नीचे ना दबे, क्योंकि अगर कोई भी वायर आपकी असेंबली में दब जाती है तो ग्राउंडिंग हो जाती है। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि आपकी मशीन में तरह तरह के कोड आने लगेंगे। तो बहुत ही सावधानी से इस असेंबली को बैठाना है आपको।
और साथ ही साथ वायर जो उसमें टच हो रहे हैं तो उसको हटाना है वहाँ से। कोई भी वायर बॉडी के टच नहीं होना चाहिए, सारे वायर को आराम से हटा करके इस असेंबली को अंदर बैठाना है। कन्वेयर के पीछे एक छोटा सा गियर होता है, वहाँ भी सॉरिक ज़रूर डालिएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी होती है, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये असेंबली बैठानी है। ताकत नहीं लगाना है, क्योंकि ताकत लगाने से कई बार ऐसा होता है कि कोई भी वायर आपकी अगर अपनी जगह से बाइंडिंग फट जाती है उसकी वायर की, तो तरह तरह के कोड आते हैं। इस असेंबली को बैठाने के लिए सबसे पहले 2 ऊपर लॉक लगे होते हैं, हुक लॉक होते हैं, पहले आपको उसमें बैठाना है और उसके बाद नीचे। पूरी असेंबली केवल 4 पेंच पे कसी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप देख सकते हैं, पहले अगर आप देखेंगे शुरुआत में मैंने आपको बताया केवल 4 पेंच पे पूरी असेंबली टिकी होती है। असेंबली बैठाने में कई दिक्कतें आ सकती हैं, कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ही ठंडे दिमाग से इसको काम को करिएगा, और अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत तो ही ये काम करिए, अन्यथा आप अपने इंजीनियर को बुला के भी ये काम करवा सकते हैं। असेंबली की मैचिंग ही पूरी मशीन की रोटेशन पर वर्क करती है। ये असेंबली ही पूरी मशीन को आपकी रोटेट कराती है। फीडिंग असेंबली और ड्रम यूनिट दोनों इससे नाचते हैं। अब हमारी असेंबली बैठ चुकी है, और बैठने के बाद ध्यान रहे, अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो पेंच है प्रॉपर आपके आने चाहिए अपनी जगह पर। और ये जो हमने पहले HBT और पावर सप्लाई बाहर खींची थी निकालने के लिए, अब हम उसको अंदर करते हैं। और अंदर करने के बाद ये जो असेंबली है वो आपको देखना है कहीं से ढीली ना हो, बिल्कुल टाइट हो, बिल्कुल बॉडी से फिक्स हो। हल्की सी भी अगर ढीली होगी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से आपने ठीक से बैठाला नहीं है, या हो सकता है उसके नीचे कोई वायर आ गई हो। और ये 2 कनेक्टर होते हैं जो मोटर में लगते हैं, 24 वोल्ट की DC मोटर होती है ये, जो कि पूरी असेंबली को रोटेट करके चलाती है। तो कनेक्टर हम बाद में लगाएंगे। ये बेल्ट को हल्का सा खींच करके आपको यहाँ पर इस वाले गियर पे लगाना है, और इस गियर पे लगाने के लिए आपको बेल्ट का एक कोना फंसाना है, और उसके बाद इस मोटर को हल्का सा रोटेट कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज करके या एंटी क्लॉकवाइज करके आपको उस बेल्ट को चढ़ा देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि असेंबली मेरी बैठ चुकी है। अब उसमें हम पेंच टाइट करने वाले हैं, और बेल्ट भी आपकी प्रॉपर बैठ गई है। बाकी की चीज़ें आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और असेंबली बैठाने के बाद 4 पेंच कसने के बाद अब सबसे मेन चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, वरना फिर आपको दोबारा ये असेंबली खोलनी पड़ सकती है। अभी हम आपको दिखाएंगे। बेल्ट मैंने चढ़ा दी है, और चढ़ाने के बाद अब हम पेंच टाइट करेंगे असेंबली के। मेन असेंबली के केवल 4 पेंच होते हैं जो बॉडी पे लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम चारों पेंचों को लगा देंगे। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है, पूरी मशीन पैक करने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर चेक करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या चीज़ है। पहले हम 4 पेंच पे ये असेंबली पूरी टाइट कर देते हैं। और ध्यान रहे कोई भी वायर दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई वायर आपकी दब जाती है तो अर्थिंग लेने लगती है, जिसके कारण मदरबोर्ड या आपकी सप्लाई भी शॉर्ट हो सकती है। 4 पेंच हमने ये टाइट कर दिए हैं पूरी तरह से। और जो सबसे मेन चीज़ है आपको मैं बताने वाला था, कन्वेयर। जो आपने कन्वेयर गिराया हुआ था, जो डाउन किया हुआ था, उसको अप करके आपको चेक करना है कि वो फंस तो नहीं रहा है या टाइट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो कन्वेयर फंस रहा होगा तो आपकी मेन असेंबली
ठीक से बैठी नहीं होगी, तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चेक होता है। कन्वेयर ज़रूर उठा के दिखाइएगा, देखिएगा मतलब, क्योंकि डाउन करके असेंबली भी बाहर आती है और डाउन करके असेंबली अंदर जाती है। और उसके बाद जब आप असेंबली को प्रॉपर फिक्स कर देंगे 4 पेंच से, तो आपको उस कन्वेयर को, चटाई को ऊपर की तरफ उठा के देखना है कि वो कहीं पे लड़ तो नहीं रही है या फंस तो नहीं रही है, क्योंकि उसमें हल्की सी भी गैप रहेगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो डबल प्रिंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, जिटरिंग की आवाज़ आ सकती है और गियर कटने की भी आवाज़ आपको आ सकती है। जो कनेक्टर आपने निकाले हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और डीपी का कनेक्शन लगाना ना भूलें। मैं फिर रिपीट करूँगा, वरना फिर दोबारा आपको असेंबली खोलनी पड़ सकती है। डीपी का कनेक्टर 2 पिन का होता है, येलो कलर का, उसको लगाना मत भूलिएगा, वरना उसकी वजह से लाइट प्रिंट या वाइट प्रिंट आने लगता है। और ये बेल्ट वाली जो बड़ी वाली थी, उसके ऊपर का ये छोटा सा बेस होता है, जिससे कि बेल्ट बाहर ना उतर जाए। और ये HBT का पेच मैंने लगाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता सकूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई चाहते हैं कोई टॉपिक, किसी टॉपिक पे या कोई प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं, और अगर हो सकेगा तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद आई है, क्योंकि मेरे पास बाहर के काम थोड़े से लगे हुए थे, इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और ये रहा आपका फेरी बोट बॉक्स। फेरी बोट बॉक्स लगाना बहुत ही इजी है, कोई भी टेंशन नहीं है, बहुत ही ठंडे दिमाग से काम करिएगा तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप हैंगर से कोई कपड़े को उतारते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस है। हेक्टिक होके कोई भी काम नहीं करना है, और ध्यान रहे कोई भी वायर दबनी नहीं चाहिए। और फेरी बोर्ड को लगाने के लिए ध्यान रहे कि जो मदरबोर्ड होता है उसको राइट की तरफ ज़रूर खिसकाइएगा। अगर आप राइट साइड पर नहीं खिसकाएंगे तो ये बोर्ड नहीं बैठेगा। और राइट साइड पे खिसकाने के बाद आपको लेफ़्ट साइड की तरफ अटैच करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। ये सामने आप देख सकते हैं फेरी बोर्ड का मदरबोर्ड से अटैचमेंट, ये पार्ट आपका अटैचमेंट इसको कहते हैं। ये अटैचमेंट जब आपको बाहर निकालना होगा तो उसको राइट साइड पे खिसकाना होगा, और जब लगाना होगा तो उसको लेफ़्ट साइड पे खिसका करके अटैचमेंट लगाना होगा। ये हमारा अटैचमेंट प्रॉपर बैठा है। उसके ऊपर एक छोटी सी धारी होती है, देखिएगा धारी आपकी तिरछी ना हो, प्रॉपर वे में बैठी हो। और ध्यान रहे कि जो डीसी बोर्ड की वायरिंग आती है वो कहीं दबे ना या खींचे ना। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पहली बार ये यूनिट खोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी गलती से आप अपना नुकसान कर सकते हैं। और सारी वायरों को बराबर आपको चेक करना है, प्रॉपर कनेक्टर में बैठालना है। हल्का सा भी कनेक्टर अगर तिरछा होगा या उठा हुआ होगा या बाहर की तरफ होगा तो मशीन में कोड आ जाएगा। और जब अटैचमेंट हम प्रॉपर बैठाल देंगे फेरी बोर्ड को, अटैचमेंट और फेरी बोर्ड का डीसी बोर्ड से अटैचमेंट कर देंगे, उसके बाद पेंच टाइट करके बाकी के कनेक्टर लगाएंगे। और ये आपका सीसीडी का कनेक्टर है फेरी बोर्ड में, बहुत ही लाइट कनेक्टर होता है, इस पे खास कर आपको ध्यान देना है। बहुत ही हल्के वायर का ये कनेक्टर होता है जो ऊपर से डीसी फेरी बोर्ड में ऊपर की साइड पे बाएं हाथ की तरफ लगते हैं। ग्रे कलर के कनेक्टर होते हैं
बाकी के सारे कनेक्टर बहुत टाइट होते हैं, मगर ये कनेक्टर बहुत ही हल्के होते हैं। अगर आप सावधानी से इसको नहीं खींचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ये बाहर निकल आते हैं अपने जैक से। तो ध्यान रहे, जो ग्रे कलर के कनेक्टर हैं बाएं साइड पे, लेफ़्ट साइड पे फेरी बोर्ड में सबसे ऊपर, उसको बहुत ही आराम से निकालना है, ताकत नहीं लगानी है। और एक एक कनेक्टर ध्यान रहे कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगा है, लगा देना है उसमें। अगर आप कनेक्टर बैठाल रहे हैं और प्रॉपर बैठ नहीं रहा है तो ध्यान दीजिएगा, या तो हो सकता है वो उसका कनेक्टर वहाँ पर ना लगे, या फिर हो सकता है कई बार जब आप कनेक्टर खींचते हैं तो पिनें टेढ़ी हो जाती हैं उस बोर्ड में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। कोई भी कनेक्टर अगर आप निकालें तो पूरा सारे वायर पकड़ के खींचिएगा, तभी वो कनेक्टर आपका टूटेगा नहीं। और ये जो फेरी का कनेक्टर नीचे से आया हुआ है HBT से, ये चारों कनेक्शन हम लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी ये मशीन पूरी पैक हो ही चुकी है। बहुत जल्द ही हम आपको एक प्रिंट आउट इसका निकाल के दिखाएंगे। और जब आप पूरी मशीन पैक कर लें तो याद रखिए कि एक कॉपी निकाल के या मशीन ऑन करके ज़रूर चेक करिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कोई चीज़ एडजस्ट नहीं होती या ठीक से नहीं बैठी होती है और फिर पूरी मशीन दोबारा फिर से खोलनी पड़ती है। इसलिए सारे कनेक्टर और बोर्ड लगा करके आपको एक बार ऑन करके देखना है कि जिस कारण से हमने असेंबली का गियर चेंज किया वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है कि नहीं। और दूसरा, कोई आवाज़ या कोई तरह का कोड तो नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको ध्यान रहे, पेचकस का जो स्क्रू ड्राइवर है उसमें मैग्नेट होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आपके स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेट नहीं होता है तो सब पेच अंदर जाके गिरते हैं, जिसके कारण बोर्ड ठीक से बैठ नहीं पाते। और ये मैंने सारे कनेक्शन लगा दिए हैं। एक दो पेच आपके छूटे हुए हैं, मगर वो हम बाद में लगाएंगे। पहले भी हम चेक करेंगे कि जो हमने असेंबली बांधी है वो प्रॉपर ठीक से बैठी है कि नहीं। HBT के और सप्लाई के पेंच लगा देंगे। ये आपका फिनिशर का बोर्ड है। कई मशीनों में ये लगा नहीं होता, हालांकि इसका यूज़ नहीं होता है, बहुत कम होता है इसका यूज़, क्योंकि ये फिनिशर का बोर्ड है। अगर आपकी मशीन में लगा होता है फिनिशर तभी ये काम आता है। और ये मैंने पूरी मशीन पीछे की पैक कर दी है और अभी हम एक बार चेक करके देखेंगे कि किसी तरह की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है मशीन में। ऑन करते ही अगर आपका गियर ठीक से बैठा नहीं होगा या दूसरा कोई गियर कटा होगा तो मशीन जैसे ही आप ऑन करेंगे वैसे ही आपको वो नॉइज़ सुनाई देगी। तो याद रहे कि आपको सारे बोर्ड लगाने के बाद एक बार ऑन करके ज़रूर चेक करना है। ये फेरी का डोर है जिससे कि अंदर डस्ट डायरेक्ट ना जाए। हालांकि डस्ट तो जाने से कोई रोक नहीं सकता, मगर काफ़ी हद तक की इससे रिकवरी हो जाती है। अगर ये पैनल नहीं होता है, कई मशीनों में नहीं लगा होता है या निकाल दिया जाता है कूलिंग करने के लिए, तो ये मैंने पैनल लगा दिया है। और लगाने के बाद अब हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। हमने मशीन ऑन कर ली है और मशीन भी अब ऑन हो गई है। और एक प्रिंट आउट अभी हम करके देखेंगे कि जो पहले डबलिंग प्रिंट में डबलिंग आ रही थी, जिटरिंग आ रहा था, मैटर खिंचा आ रहा था, वो तो नहीं आ रहा है। और अब हम एक कॉपी निकालने जा रहे हैं। ऊपर प्रिंट
रख लिया है मैंने, बस मशीन स्टार्ट हो रही है और ये प्रिंट आपका निकल आया इसका। ये प्रिंट जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रिंट है, कहीं पे कोई भी तरह का डिसबैलेंस प्रिंट में नहीं है, प्रिंटिंग में नहीं है। और इसमें जो देख सकते हैं कि पूरा परफेक्ट प्रिंट है, किसी भी तरह की कोई भी दरारी या जिटरिंग नहीं आ रही है। और ये अभी मैंने पूरी मशीन पैक नहीं करी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको पूरा कंप्लीट करने से पहले जब आप पूरी मशीन के सारे बोर्ड सारे पेंच लगा लें, पूरी मत पैक करिएगा। पहले आप ऑन करके एक बार संतुष्ट हो जाइएगा कि कोई तरह की कहीं से आवाज़ तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर जितनी मेहनत आपने करी है फिर दोबारा फिर उसको खोलना पड़ता है एक छोटी सी गलती के लिए। इस बात का खास ध्यान रखें। अब हम उस वाले पल्ले को लगाएंगे, फेरी बोर्ड वाले। ये जो पैनल है प्रॉपर में टाइट करना है, और ज़रूरी नहीं कि इसमें आप सारे पेंच लगाएं। इसमें एक्स्ट्रा पोर्ट्स दिए होते हैं, होल्स दिए होते हैं। मैंने ये पूरा बॉक्स टाइट कर दिया है, और साथ ही साथ तो हम पीछे का पैनल लगाएंगे और जो बाएं साइड पे पल्ला रखा हुआ है उसको टाइट करेंगे। ये हार्ड डिस्क का जो कनेक्टर है वो ध्यान रहे, उसकी जो हार्ड डिस्क की जो वायर आती है वो पेंच के नीचे नहीं आनी चाहिए, पेंच मतलब है स्क्रू के नीचे नहीं आनी चाहिए। बहुत ही आराम से आपको उस वायर को सेट करना है। ये जॉइंटर पत्ती है, इसका काम होता है कि फिक्सिंग मदरबोर्ड और डीसी बोर्ड के ऊपर गार्ड की तरह ये काम करती है, गाइड प्लेट की तरह काम करती है। ध्यान रहे कि डीसी बोर्ड के पेंच लूज़ ना हो, प्रॉपर टाइट हो, क्योंकि हल्की सी भी अगर लूजिंग होती है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये हमारी मशीन प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है, खाली पीछे का और ये जो लेफ़्ट साइड पे पैनल है वो केवल लगाना है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर के। और अगर आपके कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।